हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। तो बच्चों, हम लोग आ गए हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अगले वीडियो पर। तो बच्चों, हम लोग मीट्रिक के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। मैंने बताया था मीट्रिक जो है ये सरफेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। एक्चुअली सरफेस क्या, हम लोग सरफेस और कर्व को आपस में मिला करके पढ़ रहे थे, है ना। मतलब हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियोस, बेटा आप पढ़ लीजिए। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर डिफरेंशियल ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट होगी। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियोस सीक्वेंस वाइज मिलेंगे। तो उन वीडियोस को बेटा आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और भी बहुत सारे टॉपिक आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे, टेंसर, टोपोलॉजी, ग्रुप थ्योरी, ठीक है बच्चों, वेक्टर स्पेस, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मेरे चैनल पर बेटा मिलेंगे। तो बच्चों, वहाँ प्लेलिस्ट पे जाकर के आप डिफरेंशियल ज्योमेट्री में इसके सारे पुराने वीडियोस जो मैंने अपलोड किए उनको पढ़िए, है ना, क्योंकि उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सीधे इस वीडियो पर आप नहीं आएंगे। तो बच्चों, मीट्रिक जो है ना, ये सरफेस और कर्व ऑन सरफेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ना। अच्छा, मीट्रिक क्यों निकाला जाता है, मीट्रिक की जरूरत क्या है, या R1 R2 क्या होते हैं, ये मैं तुमको बहुत जल्दी बताऊंगा। अभी तो हम लोग जरा मीट्रिक का मैथमेटिकल जो उसका एक्सप्रेशन है या मैथमेटिकल जो उसकी बातें हैं उनको अभी हम लोग कर रहे थे। अभी मीट्रिक का मीनिंग क्या होता है, R1 R2 क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हम लोग आने वाले वीडियोस में अच्छे से समझेंगे, देखेंगे। सब कुछ बेटा मैं आपको समझाऊंगा, बिना समझाए जाने नहीं दूंगा, परेशान मत होइए, सब कुछ समझ में आएगा। आगे पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है बच्चों। चलिए देखो बच्चों, आज हम लोग मीट्रिक की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। और ये प्रॉपर्टी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मीट्रिक इज पॉजिटिव डेफिनिट, आपको याद होगा, उसका मैंने प्रूफ बताया था। आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे कि मीट्रिक इज इनवेरिएंट अंडर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पैरामीटर्स। मतलब मीट्रिक जो है, अगर हम पैरामीटर को ट्रांसफॉर्म कर दें, मतलब कोई नए पैरामीटर ले आए, तो मीट्रिक की वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसीलिए देखो मीट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वो एक ऐसा टर्म है कि अगर हम फॉर एग्जांपल पैरामीटर को चेंज भी कर देंगे तब भी एक सरफेस के लिए उसकी वैल्यू फिक्स रहती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है, और इससे बहुत सी बातें हम सरफेस के बारे में निकालते हैं। देखो बेटा, तो आज हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं जो प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का नाम है ना, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी भी उसको हम लोग कहते हैं, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि मीट्रिक इज इनवेरिएंट, मीट्रिक इज इनवेरिएंट अंडर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ठीक है, पैरामीटर्स। देखो बच्चों, क्या इसका मतलब हुआ, इसका मतलब बच्चों देखो यहां पर ये हुआ, जैसे कि मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन लिखी है, R इक्वल टू R ऑफ यू बी। मैंने बताया था जो इक्वेशन होती है बेटा वो u और v के टर्म में होती है, और u और v को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। किसकी इक्वेशन, सरफेस की इक्वेशन, है ना। ये u और v के टर्म में होती है। मैंने ऐसे बताया था ना, मैं देखो शुरुआत से आपको बता रहा हूँ सारी बातें, कि इसको ऐसे लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के, है ना। ये वेक्टर फॉर्म में सरफेस की इक्वेशन होती है। फिर हम लोग x की वैल्यू कुछ इन टर्म्स ऑफ u और v ले लेते हैं, कुछ भी आप u और v का फंक्शन ले लीजिए। y की वैल्यू भी कुछ भी आप u और v का फंक्शन, u और v का फंक्शन का मतलब u और v में मिलाकर कुछ भी आप एक्सप्रेशन लिख दीजिए। हालांकि फंक्शन एक अलग चीज होती है, मतलब लेकिन बोला यहाँ पर वही जाता। फंक्शन एक अलग चीज है, उसकी अपनी कुछ कंडीशन होती है, लेकिन जो भी कुछ u और v के टर्म में है उसको बोला यही जाता है कि भाई u और v का आप कोई फंक्शन ले लीजिए, ठीक है बच्चों। तो इससे क्या होता है, r की जो वैल्यू है ना वो u और v के टर्म में आ जाती है। जैसे कि ये सारी वैल्यूज यहाँ रख देंगे तो r u और v के टर्म में आ जाएगा। इसको लिखने का ये मेथड होता है कि r इज फंक्शन ऑफ u एंड v। इसका मतलब ये नहीं कि r को u और v से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब यही हुआ कि r इज फंक्शन ऑफ u एंड v, इसका मतलब ये माना जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चों क्या होता है, मैंने बताया था कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पैरामीटर हमारे u और v है, तो इनके लिए मीट्रिक की वैल्यू ये होती है ई डी यू स्क्वायर टू एफ डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर। इसके लिए हम लोग इसको मीट्रिक कहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए अगर मैं पैरामीटर को चेंज कर दूं, जैसे कि मान लीजिए मैं कह दूं कि भाई u डैश जो है वो फंक्शन ऑफ कुछ u है, और v डैश जो है ये कुछ फंक्शन ऑफ v है। मान लीजिए u से मैंने u डैश बना दिया और v से मैंने v डैश बना। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल
अगर मैं आर को ऐसे लिखता हूं, मान लो मैंने आर को लिखा है u प्लस वी आई कैप और u माइनस वी जे कैप प्लस u इंटू वी के कैप। मान लो मैंने एक सरफेस की इक्वेशन को u और v के टर्म में ऐसे लिखा। अब मान लीजिए मैं u से कुछ नई चीज ले आऊं, u डैश, जैसे कि मान लो मैंने कहा कि u डैश की वैल्यू जो है u/3 है और v डैश की जो वैल्यू है वो v+2 है। मान लो मैंने ऐसा कहा, या ऐसा भी कह सकते हैं कि u की वैल्यू क्या हो गई 3u डैश और v की वैल्यू क्या हो गई v डैश माइनस 2। अब जैसे अगर आप ये u और v रख देंगे इसमें, तो ये एक नया इक्वेशन आ जाएगा u डैश v डैश के टर्म में, है ना। तो मतलब यहां से क्या होगा, r चेंज होकर के कुछ नया बन जाएगा और वो बन जाएगा फंक्शन ऑफ u डैश एंड v डैश, है ना। मतलब आपने क्या किया, u और v को u डैश और v डैश के टर्म में रख दिया। तो जो पहले r u और v में था, जिसके लिए हमारा मीट्रिक ये था, अब r जो है वो u डैश v डैश में आ जाएगा। अब देखो इसके लिए जो मेरा मीट्रिक होगा वो ये होगा e डैश डी यू डैश का स्क्वायर, है ना, प्लस 2f डैश डी यू डैश डी वी डैश प्लस g डैश डी वी डैश का स्क्वायर। देखो इसके लिए मेरा मतलब जो नई इक्वेशन आई है u डैश और v डैश में, जब आप u और v की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो u डैश और v डैश में एक नई इक्वेशन आ जाएगी। तो जो नई इक्वेशन u डैश v डैश में आई है उसके लिए देखो मीट्रिक मान लिया मैंने ये है, ये सारे देखो डैश आ गए, e की जगह e डैश आ गया, f की जगह f डैश आ गया, g की जगह g डैश आ गया, du की जगह du डैश आ गया, dv की जगह dv डैश आ गया। तो अब हमें प्रूव करना है कि इन दोनों मीट्रिक की वैल्यू सेम होगी, ये हमारा क्वेश्चन है एक्चुअली। मतलब जो हमारा नया मीट्रिक है जो ये निकल के आया है और जो पुराना मीट्रिक है, इन दोनों की वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब इन दोनों की जो वैल्यूज हैं बेटा ये सेम होंगी, ये हमें यहाँ पर देखो बेटा प्रूव करना है। ठीक है, देखो अब कैसे हम लोग करेंगे, कैसे ये काम होगा, देखो यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये हमको प्रूव करना है और इसका प्रूविंग इंपॉर्टेंट है। वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इसका प्रूव नहीं पूछा जाएगा, बस यही फर्क है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर के पैटर्न बेटा यही फर्क है। अगर पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो आप ये प्रॉपर्टी याद रखिए, है ना, और अगर सब्जेक्टिव है तो आपको इसके प्रूफ की भी जरूरत है। तो आप देख लीजिए आपका एग्जाम कैसा है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ सब्जेक्टिव होते हैं। तो मैं सबके लिए पढ़ा रहा हूँ, है ना। आप अपने एग्जाम के हिसाब से अपने आप को चेंज करिए, है ना। सिलेबस भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है किसी के सिलेबस में। मीट्रिक तो खैर इतना इंपॉर्टेंट है, हर जगह ही होना चाहिए हमें लगता है। यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से थोड़ा बहुत, एग्जाम के हिसाब से थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज होता रहता है। तो आप अपना सिलेबस देख लीजिए, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं। किसी भी टॉपिक में जो मैंने शुरू किया है उसमें मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा। थोड़ा वेट आपको करना पड़ सकता है, जल्दबाजी नहीं करिए बेटा, थोड़ा वेट करना पड़ सकता है ना। तो मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ और पढ़ाता रहूंगा जब तक सारे सिलेबस खत्म नहीं हो जाते, मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, टेंशन मत पालिए आप जो है हिम्मत हार सकते हैं, खैर आप भी नहीं हारेंगे क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं। आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा, है ना, हिम्मत और ताकत और हौसला है। ठीक है, तो बेटा आप भी हिम्मत नहीं हारेंगे क्योंकि मुझे मालूम है आप भी पढ़ते रहेंगे और मैं भी पढ़ाता रहूँगा। ठीक है ना, कोई टेंशन मत पालिए, ऐसे हंसते मुस्कुराते हम लोग पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो जैसे हम लोग इसको सबसे पहले इन सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे ई डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, एफ डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जी डैश की, सबकी बेटा हमको यहाँ पर वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। देखो जैसे ई क्या होता है, हम लोग जानते हैं ना ई क्या होता है। ई होता है अपना r1 डॉट r1, r1 वेक्टर डॉट r1 वेक्टर, ये ई होता है, ये हम जानते हैं। r1 क्या होता है, ये होता है डेल r बाई डेल यू, r1 ये होता है डेल r बाई डेल यू, ये हम जानते हैं बेटा। तो सिमिलरली देखो बच्चों, अगर हमें ई डैश चाहिए है तो ई डैश के लिए हमें चाहिए होगा r1 डैश डॉट r1 डैश, r1 की जगह r1 डैश आ जाएगा। अब देखो r1 डैश की वैल्यू क्या होगी, r1 डैश की वैल्यू होगी डेल r बाई डेल u डैश। देखो मैं बार बार वेक्टर लगा नहीं रहा हूं, हर जगह वेक्टर है, जहां r आएगा वहां वेक्टर है। r1 पे भी बेटा वेक्टर है क्योंकि r वेक्टर है तो r1 भी वेक्टर होगा, बार बार वेक्टर लगा नहीं रहा हूं। r1 डैश पर भी बेटा वेक्टर है ना, ये सब क्वांटिटी वेक्टर्स है ना, r1 r2 r1 डैश r2 डैश, ये सब वेक्टर क्वांटिटी। बार बार वेक्टर लगाने से थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ। किताब में भी जनरली नहीं लगाते हैं, है ना, और आप नहीं भी लगाओगे तो गलत नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अब देखो जैसे मुझे r1 डैश निकालना होगा तभी मैं ई डैश को निकाल पाऊंगा। r1 डैश की वैल्यू बेटा मुझे चाहिए होगी।
ठीक है, देखो ई डैश तभी मैं निकाल पाऊंगा। अब देखो आर वन डैश कैसे निकलेगा, देखो ध्यान दो, आर जो है ये यू और वी का फंक्शन है और यू जो है वो यू डैश का फंक्शन है। बात समझे ना? तो देखो यहाँ पर बेटा आर वन डैश को निकालने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे यू डैश के रेस्पेक्ट में आर को करना है डिफरेंशियल। और आर एक्चुअली क्या है, आर जो एक्चुअली है वो यू और वी का फंक्शन है, मतलब आर ऑफ यू वी है। आर ऑफ यू वी का मतलब आर जो है वो यू और वी का फंक्शन है। देखो अब बेटा इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये रूल होता है, जैसे मुझे इसको यू डैश के रेस्पेक्ट में करना है पार्शियल, और ये जो है आर जो है यू और वी का फंक्शन है। तो पहले मैं क्या करूंगा, देखो आर को यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, है ना। फिर बचा यू, और यू को यू डैश के रिस्पेक्ट में मैं पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि यहां पर पार्शियल है इसीलिए। अगर ये टोटल होता तो ये वाला टर्म टोटल डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स होता, है ना। डेल का मतलब पार्शियल, डी बाई डी एक्स का मतलब टोटल। तो अगर यहाँ पर डी बाई डी एक्स कुछ होता तो ये टर्म डी बाई डी एक्स होता है, ये पार्शियल ही रहता है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल होता है, क्योंकि आर यू और वी का फंक्शन है। तो पहले मैंने आर को यू के रेस्पेक्ट में किया और यू को यू डैश के रेस्पेक्ट में किया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैंने क्या किया, डेल यू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और कुछ नहीं, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, लेकिन समझना नहीं है, समझना वही है एक्चुअली, ये चेन रूल है एक टाइप का। अच्छा, फिर हमें आर को करना पड़ेगा वी के रेस्पेक्ट में और वी को करना पड़ेगा मुझे यू डैश के रेस्पेक्ट में। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक रूल होता है, हमने पहले भी कई बार इसको हो सकता है लगाया हो, नहीं लगाया हो तो फिर आप समझ लीजिए, है ना। आप इसको ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए कोई फंक्शन y है और y जो है वो मान लीजिए u और v का फंक्शन है, u और v का फंक्शन है। अब आपको y को रिस्पेक्ट टू t करना है, मान लीजिए टोटल, है ना। तो पहले क्या करोगे, पहले y को करोगे u के रिस्पेक्ट में पार्शियल, y को करोगे u के रिस्पेक्ट में पार्शियल और u को t के रिस्पेक्ट में करोगे टोटल। यहाँ पर टोटल है तो ये टर्म टोटल आया, अगर यहाँ भी पार्शियल होता तो ये भी पार्शियल आता। फिर क्या, हाँ पहला वाला पार्शियल ही रहेगा, ध्यान रखना। अब y को करोगे v के रिस्पेक्ट में, अब y को करोगे v के रिस्पेक्ट में और v को करोगे t के रिस्पेक्ट में टोटल, क्योंकि यहाँ पर टोटल है, यहाँ टोटल डिफरेंशिएशन है इसलिए यहाँ टोटल आया, यहाँ टोटल आया। अगर यहाँ भी पार्शियल होता तो यहाँ भी पार्शियल, यहाँ ही पार्शियल होता। हाँ पहले वाले हमेशा करेंगे पार्शियल, ये दो वेरिएबल है तो दो आए, अगर ये तीन वेरिएबल होते u v w तो एक टर्म और लिखते हैं डेल y बाई डेल w का, है ना। फिर वही सेम प्रोसेस यहाँ पर यूज करते हैं। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का बेटा रूल होता है, इसको याद रखो, बहुत जगह लगता है, ये एक टाइप का चेन रूल है, चेन रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। ये थोड़ा पसीना आपको मेरे चेहरे पर दिख रहा होगा और वो दिखेगा क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं और मैं पंखा एसी कुछ चला नहीं सकता हूँ, बंद कमरा रहता है, उसमें बेटा मुझे वीडियो बनाने होते हैं, कुछ भी चलाऊँगा तो आवाज़ें आती हैं, आवाज़ें आएंगी तो वीडियो डिस्टर्ब होगा, ठीक है ना। इसलिए कोशिश करता हूँ कि वीडियो रात में या सुबह 2 बजे 3 बजे 4 बजे बनाए जाएँ, लेकिन आज जैसे मैं रात में उठ नहीं पाया, कई बार नहीं सुबह उठ पाते, इतना आसान नहीं होता हर दिन 2 बजे 3 बजे उठना। तो आज इस समय बज रहा है दोपहर के 12 बजे वीडियो बना रहे हैं। इससे बेटा ऑब्वियसली गर्मी होती है, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, मेहनत तो ज़िंदगी में इंसान को करनी ही पड़ती है। मैं कर रहा हूँ, आप भी करिए, दुनिया का हर इंसान मेहनत करता है, कोई टेंशन मत लेना इसमें, और मेहनत करने की आदत डालो। आपके पास चाहे कुछ भी हो, चाहे आप कितने ही पैसे वाले हों, चाहे आप कितने भी गरीब हो, मेहनत करने की हैबिट अगर इंसान के अंदर पड़ गई तो उसे कोई रोक नहीं सकता, और वही जीवन जीने का सही तरीका है, मेहनत के साथ में आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए अब देखो बच्चों क्या होता है, डेल आर बाई डेल यू को हम लोग कहते हैं R1, तो इसको R1 लिखा, और ये डेल यू बाई डेल यू डैश हो गया, और इसको लिख कहते हैं R2। डेल आर बाई डेल वी क्या होता है, R2 होता है, हमको मालूम है। R2 क्या होता है, R2 होता है डेल आर बाई डेल वी, तो ये हो गया R2 और डेल वी बाई डेल यू डैश, और ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई है R1 डैश की। तो बच्चों R1 डैश की देखो वैल्यू यहाँ पर हमने ऐसे निकाल ली। अच्छा, सिमिलरली बच्चों R2 डैश निकालना होगा, तो R2 डैश में भी देखो वही चीज होगी, क्या इसको V के रिस्पेक्ट में करना होगा, R को V डैश के रिस्पेक्ट में करना होगा। R U और V का दो का फंक्शन है, R U और V का दो का फंक्शन है, तो फिर वही क्या, डेल R बाई डेल U और डेल U बाई डेल V डैश, है ना। और फिर वही होगा क्या, डेल R बाई डेल V और डेल V बाई डेल V डैश, है ना। ये क्या हो गया, R1 हो गया, तो R1 डेल U बाई डेल V डैश और प्लस हो गया R2 डेल V बाई डेल V डैश, तो ये आ गया हमारा क्या बोलो, R2 डैश आ गया। तो R1 डैश और R2 डैश की देखो बच्चों यहाँ पर
वैल्यूज बेटा हमें मिल गई हैं, इनको रख करके हम ई डैश वगैरह को निकाल लेंगे, है ना। ई डैश वगैरह की वैल्यू हम लोग इनको रख करके यहाँ पर बच्चों निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, है ना। तो ई डैश, एफ डैश और जी डैश इन सब की वैल्यू चाहिए होंगी। चलो खैर करते हैं, इधर करते हैं, ठीक है ना। इन दोनों को बराबर शो करना है, ये बात आप समझ गए होंगे। है ना। तो देखो बच्चों यहां पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ई डैश डी यू डैश का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमको क्या निकालना है 2f डैश डी यू डैश डी वी डैश प्लस जी डैश और डी वी डैश का स्क्वायर, ये निकालना है। ई डैश क्या हो गया, ई डैश हो गया आर वन डैश डॉट आर वन डैश, या इसको आर वन डैश का स्क्वायर भी आप कह सकते हैं। मैंने बताया था ए डॉट ए का मतलब वेक्टर ए डॉट ए का मतलब उसको हम ऐसे इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आर वन डैश का स्क्वायर हो जाएगा, इसको ऐसा हम कह सकते हैं, ई डैश की वैल्यू ना। अच्छा, इसी प्रकार देखो एफ डैश क्या होगा, एफ क्या होता है आर टू इंटू आर टू डॉट प्रोडक्ट आर टू, है ना। एफ क्या होता है, एफ होता है आर टू डॉट आर टू, क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर के बीच में या तो डॉट आएगा या क्रॉस आएगा, तो इसमें डॉट आता है, इसको हम आर टू का स्क्वायर लिख देते हैं। और एफ डैश है तो आर टू डैश का स्क्वायर लिख देंगे, है ना, इसको आर टू का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। ई डैश हो गया, एफ डैश हो गया, और अपना देखो सॉरी ये तो होता है अपना जी डैश, ये जी डैश होता है, ये जी होता है ना, आर टू डॉट आर टू क्या होता है, जी होता है, ये बात हम जानते हैं ना, आर टू डॉट आर टू क्या होता है, जी होता है। एफ क्या होता है, एफ होता है आर वन डॉट आर टू, आर वन डॉट आर टू, देखो डॉट प्रोडक्ट है क्योंकि दोनों वेक्टर हैं, तो इसको हम लोग आर वन डैश डॉट आर टू डैश लिख सकते हैं एफ को, ठीक है, एफ को लिख सकते हैं आर वन डैश डॉट आर टू डैश। देखो ई डैश की ये वैल्यू यहां रखी जाए तो आर वन डैश का स्क्वायर डी यू डैश अभी निकालना होगा, ठीक है, प्लस टू एफ डैश, एफ डैश देखो ये है, ये हो गया टू आर वन डैश डॉट आर टू डैश, और डी यू डैश डी वी डैश और जी डैश, जी डैश देखो ये हो गया आर टू डैश का स्क्वायर और डी वी डैश का स्क्वायर, ऐसे आ गया ये। अच्छा, यहां तक आ गया बच्चों हम लोग, लिखो जल्दी लिखो उसको फटाफट। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। देखो अब जैसे इसको बेटा हम लोग लिख सकते हैं आर वन डैश डी यू डैश प्लस आर टू डैश डी वी डैश का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में, इजी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वही हो गया, ए स्क्वायर ये आ गया, वी स्क्वायर ये आ गया, टू टाइम दिस इंटू दिस, देखो ये ऐसे इधर से लिखना, ऐसे कर देना, आर वन डैश डी यू डैश प्लस आर टू डैश और डी वी डैश का होल स्क्वायर। अच्छा, आर वन डैश की देखो ये वैल्यू यहां रख दो, आर वन डैश क्या हो गया, ये हो गया आर वन और डेल यू बाई डेल यू डैश, और प्लस हो गया है आर टू और डेल वी बाई डेल यू डैश, और ये क्या हो गया, ये हो गया डी यू डैश, है ना। आर वन डैश की देखो ये वैल्यू यहां रख दी, प्लस आर टू डैश की देखो वैल्यू रखो, तो क्या हो गया आर वन डेल यू बाई डेल वी डैश, आर टू डेल वी बाई डेल वी डैश, और साथ में क्या है बोलो, साथ में है डी वी डैश, और इस पूरे का भी क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये सब यहां से अलग है, ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चों यहां पर हमें एक काम करना है कि थोड़ा सा देखो इसमें कॉमन ले लिया जाए। कॉमन से मतलब देखो यहां पर ये है
कि जैसे इसमें और इसमें R1 को कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल यू डैश इंटू डी यू डैश प्लस ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल वी डैश इंटू डी वी डैश प्लस इन दोनों में R2 कॉमन ले लिया जाए तो R2 डेल वी बाई डेल यू डैश इंटू डी यू डैश प्लस डेल वी बाई डेल वी डैश इंटू डी वी डैश और इस पूरे का भी है होल स्क्वायर, ऐसा आ गया है ना। देखो अब बेटा मुझे यहां पर डी यू डैश और डी वी डैश के बारे में थोड़ा सा सोचना होगा, है ना। डी यू डैश और डी वी डैश के बारे में थोड़ा सा बच्चों यहां पर हमें सोचना होगा। देखो समझो क्या करना होगा, इन सबको मिटा दिया जाए। हाँ जरूरत खत्म हो गई वैसे इन सब की, इन सबको मिटा देते हैं, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। देखो गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। देखो ध्यान दो, देखो एक्चुअली बेटा जैसे जो हमारा यू है ना, यू है ना, यू जो है बेटा वो एक तरीके से मतलब फंक्शन ऑफ यू डैश एंड वी डैश है। भाई यू को हम यू डैश और वी डैश के टर्म में लिख रहे हैं, है ना, या यू डैश को यू वी के टर्म में लिख रहे हैं, बात है की, है ना। अगर यू डैश यू और वी का फंक्शन है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में आप यू डैश की वैल्यू यू वी में लाएंगे या यू की वैल्यू यू डैश वी डैश में लाएंगे, बात बराबर है। वी डैश की वैल्यू आप यू और वी में लाएंगे या वी की वैल्यू यू डैश वी डैश में लाएंगे, बात बराबर है, ठीक है ना। तो u जो है वो u डैश वी डैश का फंक्शन है। जैसे कि मान लो अगर मैं du बाई डी टी निकालूं, कोई भी t मतलब कोई पैरामीटर ले लूं अपने मन से, तो अब जो है u वो u डैश वी डैश का फंक्शन है, तो वही पार्शियल का रूल क्या, डेल u बाई डेल यू डैश, और चूंकि ये टोटल है इसलिए du डैश बाई डी टी, है ना। क्योंकि देखो u जो है वो u डैश वी डैश का फंक्शन है, तो u को पहले u डैश के रिस्पेक्ट में किया, u डैश को t के रिस्पेक्ट में टोटल किया क्योंकि यहाँ टोटल है। अब हम u को करेंगे v डैश के रिस्पेक्ट में और v डैश को करेंगे t के रिस्पेक्ट में, है ना, क्योंकि u जो है वो u डैश v डैश का फंक्शन है। अभी मैंने आपको बताया था पार्शियल का रूल, देखो वही यहाँ पर मैंने लगा दिया। अभी जो पार्शियल का रूल मैंने बताया था वही आप पर लगा दिया क्योंकि यहाँ टोटल है। अब देखो काम करो, dt 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 हर तरफ से हटा दो, ऐसा कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है, dt 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 को हर जगह से हटा दिया, तो देखो ये du की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम dv निकाल सकते हैं, dv जैसे u डैश v डैश का फंक्शन है, ऐसे v u डैश और v डैश का फंक्शन है सेम मेथड से। तो क्या होगा डेल v बाई डेल u डैश इंटू डी यू डैश और डेल v बाई डेल v डैश इंटू डी वी डैश। ऐसे देखो हम dv निकाल सकते हैं। देखो ध्यान दो, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखो ये क्या है, ये du है। इसको अगर आप ध्यान दो तो ये क्या है बच्चों, ये अपना du है, du, और ये क्या है देखो, ये अपना dv है, dv देखो ये। तो ये क्या हुआ, ये हुआ r1 du प्लस r2 dv का होल स्क्वायर, है ना। और अगर हम इसका स्क्वायर ओपन कर दें तो क्या होगा, देखो r1 स्क्वायर du का स्क्वायर प्लस 2r1 r2 du dv, है ना। इसका मतलब यहाँ बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा, जब भी r1 r2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा क्योंकि दोनों वेक्टर हैं। जब du मल्टीप्लाई होंगे तो सिंपल देखो जैसे r1 और du मल्टीप्लाई है तो आप बीच में डॉट नहीं होगा क्योंकि एक वेक्टर है एक स्केलर है। जैसे कि आप लिखते हो ना 2 इंटू ए वेक्टर, तो बीच में ना डॉट ना क्रॉस आता है, कोई भी साइन नहीं आता। लेकिन जब आप दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हो तो या तो डॉट लगाओगे या क्रॉस लगाओगे, है ना। तो वैसे ही r1 और du, r1 क्या है, वेक्टर है, और du क्या है, स्केलर है। तो वेक्टर स्केलर के बीच में कोई डॉट या क्रॉस नहीं आएगा। यहाँ पर भी r2 वेक्टर है, dv स्केलर है, इसके बीच में भी कोई डॉट या क्रॉस नहीं आएगा।
जैसे आपने डी यू का स्क्वायर लिखा तो इसका मतलब डी यू इंटू डी यू, दोनों स्केलर है, बीच में कोई डॉट या क्रॉस नहीं आएगा। लेकिन जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे, देखो जैसे R1 R2 आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट आएगा। अब कई किताबें इस बात का ध्यान नहीं देती हैं, सब कुछ लिखे रहती हैं ऐसे ही मस्त, लेकिन आपको ध्यान देना है। कई किताबें कई लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, बस लिखते चलते हैं, हाँ भाई लिखे रहो, जो आ रहा है लिखे रहो। ऐसे आंख बंद करके नहीं लिखना है, समझना है ना। वेक्टर R1 क्या है, वेक्टर, ध्यान। जैसे देखो आप यहाँ पर देखो मैंने डॉट प्रोडक्ट लगाया था, क्योंकि देखो ये R2 डैश R1 R2 डैश दोनों वेक्टर है, ठीक है। अच्छा फिर देखो क्या हुआ, R2 का स्क्वायर और dv का स्क्वायर, समझे। देखो ये R1 का स्क्वायर क्या हो गया, देखो ये अपना e हो गया, e, और ये du का स्क्वायर हो गया, और ये देखो अपना क्या हो गया, ये f हो गया, तो 2f du dv, और ये क्या हो गया, देखो g हो गया, तो g और dv का स्क्वायर। देखो यही तो हमको प्रूव करना था कि ये जो वैल्यू है ना, जो एक मीट्रिक है दूसरे पैरामीटर्स में u डैश और v डैश में, जब हमने u v को u डैश और v डैश में चेंज कर दिया है ना, ध्यान रखना। जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था उसमें मैंने u की वैल्यू u डैश में ही ली थी। ऐसा भी हो सकता है कि u की वैल्यू u डैश और v डैश में हो जाए और v की वैल्यू भी u डैश और v डैश में हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। जो मैंने एग्जांपल लिया था वो मैंने u को कुछ समथिंग u डैश y3 कुछ ले लिया था, उसमें मैंने v डैश नहीं लाया था। ऐसा हो सकता है, ध्यान रखना कि u और v u डैश v डैश में लाने हैं हमको। देखो वही हमने यहाँ पर यूज़ किया, क्योंकि u जो है u डैश v डैश का फंक्शन है, या ऐसा कह दो कि u डैश u और v का फंक्शन है, वो कहीं ना कहीं बातें सेम है। तो यही देखो जो एक पैरामीटर में u डैश v डैश में मीट्रिक था, और देखो ये मीट्रिक इसमें है, ये u और v में मीट्रिक है, तो दोनों मीट्रिक की देखो वैल्यू यहाँ पर सेम आ गई हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि मीट्रिक जो है वो इनवेरिएंट है, मतलब एक सरफेस के लिए मीट्रिक की वैल्यू सेम रहेगी, चाहे आप पैरामीटर कुछ भी चेंज कर दो, है ना। पैरामीटर चेंज करने का मतलब ये हुआ कि आप कौन से कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसको देख रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। कौन से, क्योंकि देखो क्या होता है, जब आप दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लेते हैं, एक्चुअली जब आप डिस्टेंस लेते हैं ना, तो डिस्टेंस को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसको कहाँ से देख रहे हैं, आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या मान के चल रहे हैं। डिस्टेंस हमेशा इनवेरिएंट होता है। तो जो मीट्रिक है ये भी एक प्रकार का डिस्टेंस है। आगे चल के बेटा हम लोग इसी मीट्रिक को टेंसर में भी पढ़ते हैं, उसको रायमेनियन मीट्रिक थोड़ा नाम दे देते हैं, वही थोड़ा इसका और वहाँ पर जनरलाइज केस बन जाता है। आगे चल के टोपोलॉजी में हम लोग मीट्रिक स्पेस पढ़ते हैं, वहाँ भी मीट्रिक का मतलब होता है एक प्रकार की डिस्टेंस। तो ये बातें थोड़ा सा कनेक्शन करनी पड़ती हैं आपस में, कनेक्ट करनी पड़ती हैं बातें आपस में, है ना। अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे जो मीट्रिक है ये भी एक प्रकार का डिस्टेंस होता है ना। तो जब डिस्टेंस होता है तो इसलिए डिस्टेंस क्या होता है, इनवेरिएंट रहता है, मतलब उस पर इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से एक्स वाई एक्सिस ले रहे हैं। जैसे कि मान लो आपने कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया और दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को ली, आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज कर दिया, फिर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ली, तो डिस्टेंस नहीं बदलेगी। आप दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस किसी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखेंगे, वो डिस्टेंस तो वही रहेगी, वो नहीं बदलेगी, तो डिस्टेंस इनवेरिएंट होता है। तो वही देखो यहाँ पर कर रहे हैं, एक एक्सिस ले रहे हैं u और v। भाई u और v क्या होता है, कर्विलीनियर एक्सिस होते हैं। जो u और v होते हैं, मैंने बताया था आपको कि u और v जो क्या होते हैं, ये कर्विलीनियर एक्सिस होते हैं, कर्विलीनियर, है ना। तो हैं तो वो भी एक प्रकार के एक्सिस, है ना। तो u डैश v डैश में जब गए तो वो एक्सिस बदल गए। जैसे यहाँ पर मान लो अगर ये एक्स वाई एक्सिस है, आप नए एक्सिस में गए तो बदल जाएंगे, एक्स डैश वाई डैश कुछ हो जाएंगे, लेकिन डिस्टेंस नहीं बदलेगा दो पॉइंट के बीच का। वही चीज़ यहाँ पर भी, जब आप u और v में उसको डील कर रहे थे तो u और v क्या थे, u और v कर्विलीनियर एक्सिस थे। जब आप नए डैश चले गए, u डैश v डैश में चले गए, तो फिर वो नए कर्विलीनियर एक्सिस आ गए, लेकिन वो जो मीट्रिक है वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मीट्रिक एक प्रकार का डिस्टेंस होता है। कौन सा डिस्टेंस होता है अभी आपको बताऊंगा। ये एक प्रकार का छोटा आर्क होता है, आर्क का लेंथ होता है छोटा सा में। अभी मैं अगले वीडियो में इन बातों को और धीरे धीरे करके क्लियर करूंगा। मैंने बताया हर बात हम समझेंगे, समझ के पढ़ेंगे। तो ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा आज पढ़ी है, इसको पढ़िए, समझिए, याद रखिए, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव में थोड़ा सा इनका प्रूफ वगैरह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही बेटा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।